भरतपुर गांव एक बेहद ही सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते थे और यहाँ लोगों के बीच इतना मेल था कि वो एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते और हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक रोज गांव की ही कलावती अपनी पड़ोसन रजनी से बात कर रही होती है। अरे रजनी, आजकल कहाँ रहती है तेरी सास? कई दिन से नजर नहीं आ रही। काकी, उन्हें घुटनों में दर्द रहता है, चलने में दिक्कत होती है तो वो घर से निकलती ही नहीं है। अरे इस उम्र में जोड़ों के दर्द से हर कोई परेशान ही रहता है। अब क्या ही किया जा सकता है? उससे कहा कर कि वैद्य जी से जड़ी बूटियों वाली दवाई ले आए। चल मैं भी मिलती हूँ तेरी सास से। अरे नहीं नहीं काकी, वो अभी सो रही हैं, उनसे मिलना ठीक नहीं है इस वक्त। मैं उन्हें आपका संदेशा दे दूंगी कि आप उन्हें याद कर रही थी। अरे रजनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तू मुझे अपने घर आने के लिए मना क्यों कर रही है? कोई बात बुरी लगी क्या मेरी या मेरी बहू की, जो तू मुझे अपने घर आने से रोक रही है? अरे नहीं नहीं काकी, वो बात नहीं है, बस वो आराम कर रही है और उन्हें रात भर तो नींद नहीं आती है, बस अभी ही आँख लगी है उनकी। कलावती को उसकी पड़ोसन रजनी की बातें थोड़ी अजीब लगती है और वो रजनी के जाने के बाद ही उसके पीछे घर पहुंचती है तो कलावती देखती है कि रजनी रो रही है। माँ जी कहाँ चली गई आप? कितना ढूंढा आपको, ऐसी भी क्या नाराजगी रही आपको मुझसे जो आप मुझे छोड़कर चली गई? मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। कहाँ है माँ जी आप? मैं गांव वालों को क्या कहूँ, सब मुझे ही बदनाम करेंगे। अब जैसे ही रजनी पीछे मुड़ती है तो वो अपने पीछे कलावती को खड़ा देखती है। तो तू मुझसे ये सब बातें छुपा रही थी? कब से नहीं मिल रही है शंकु? और कहाँ गई कुछ तो पता? काकी 2 दिन पहले शाम के समय माँ जी को चाय देकर जलपान लेने गई और जब आई तो मुझे वो नहीं मिली। मैं उनको जैसे चाय देकर गई थी वो चाय जैसे की तैसी पड़ी थी। आखिर ये जा कहाँ सकती है? 2 दिन हो गए और शंकु घर नहीं लौटी। हाँ हाँ काकी, नहीं लौटी। और ये अगर गांव वालों को कहती हूँ कि माँ जी घर छोड़कर चली गई, ये नहीं मिल रही, तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि जिस दिन से माँ जी नहीं मिल रही उस दिन से 1 दिन पहले मेरी और माँ जी की लड़ाई हुई है। तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ कुछ। शंकु घर छोड़कर जाने वाली में से नहीं है। कलावती और रजनी के बीच में ये बातें चल रही थी। तभी बाहर से शोरगुल की आवाज सुनकर रजनी और कलावती बाहर आते हैं कि गांव वाले एक औरत को घेर कर बैठे थे। अरे अरे, कहीं नहीं गया होगा बिटिया तुम्हारा लड़का? अरे जल्दी आ जाएगा, तुम इतना मत सोचो। नहीं काका, आना होता तो अब तक आ ही जाता। रात से परेशान हूँ मैं उसके लिए, लेकिन मुझे तो वो कहीं नहीं मिल रहा। हे प्रभु, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कलावती काकी, ये अचानक लोगों के गायब होने का कारण क्या है? क्या चल रहा है गांव में? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है गांव में अचानक। हम सभी गांव वाले ढूंढेंगे तुम्हारे बच्चे को और वो जरूर मिल जाएगा। बिटिया तुम परेशान मत हो, हर मुश्किल की घड़ी में हम गांव वाले एक दूसरे के साथ रहते हैं, आगे भी साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। कहीं वो जंगल में भटक तो नहीं रहा? उसे कोई आदमखोर जानवर अपना शिकार तो नहीं बना चुका? मेरा बच्चा कोई तो ढूंढ कर ला दो। गांव वाले तो इस बात से परेशान थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा कलावती परेशान थी, क्योंकि गांव का वो बच्चा ही नहीं, उसकी पड़ोसन शंकु भी गायब हो चुकी थी। अब जब कलावती घर पहुंचती है तो कलावती की बहू मोहिनी अपनी सास को परेशान देखकर कहती है, माँ जी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? कहीं आप उस बच्चे की वजह से परेशान तो नहीं हो ना, जो खो गया है? अरे माँ जी, आप तो जानती है ना बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, कहीं इधर उधर ही होगा और अपनी माँ को परेशान कर रहा होगा। बहू, लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2 लोग गायब हैं। और वो दूसरा कौन है जिसकी आप बात कर रही हो माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? बहू, ये बात मैं तुझे ही बता रही हूँ, अच्छा होगा कि तू किसी और से ना कहे। दरअसल बात ये है कि रजनी की सास और अपनी पड़ोसन शंकु 2 दिन से कहीं मिल नहीं रही है, वो भी अपने घर से गायब है। ये क्या कह रही हो आप? इसका मतलब है कि इस गांव से लोग गायब हो रहे हैं? हाँ हाँ बहू, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, मेरा भी। माँ जी शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोले जा रही हो आप? मोहिनी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और साथ में गांव वाले भी परेशान थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब देर रात सभी के सो जाने के बाद रजनी, जो कि अपने घर में अकेली थी,
रजनी का पति शहर कमाने गया था और सास तो गायब ही हो चुकी थी। वो अपने आंगन में गोल घेरे में दिए जलाए मंत्र पढ़ रही थी। तभी अचानक वहाँ एक आईना प्रकट होता है जिसमें एक बच्चा और शंकु भी होती है जो नरक में होती है और उस आईने में सब दिख रहा होता है। ए नरक के आईने, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम हर रोज गांव के लोगों को इस नरक के आईने में कैद करके उन्हें नरक पहुँचाओ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये मैं कहाँ गया? उस आईने में जाने के बाद सुखिया सीधे नरक में पहुंच जाता है और वो वहाँ गांव के लोगों को भी देखता है जो अपने ही वश में नहीं थे, बस इधर उधर चलते जा रहे थे। शंकु भी यहाँ है और ये सब तो हमारे गांव के हैं। शंकु, अरे ओ शंकु! माँ जी, पापा जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने उन्हें कुछ कह दिया है क्या गुस्से में, जो वो कहीं घूमने निकल गए हैं और वो भी बिना चाय पिए? बहू, उस बूढ़े को तो मैंने सुबह से ही बिस्तर पर नहीं देखा, वरना मैं जब भी उठती हूँ वो खुद ही खर्राटे लेता रहता है। माँ जी, मैंने भी उन्हें देखा नहीं है सुबह से, और घर का गेट भी बंद था अंदर से, तो कोई बाहर भी कैसे जा सकता है? कहीं गांव वालों की तरह पापा जी तो गायब नहीं हो गए? अरे शुभ शुभ बोल बहू, मैं अभी बुढ़े को उसके अड्डे पर ढूंढ कर आती हूँ। कलावती अब अपने बूढ़े को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसका बूढ़ा यानी कि सुखिया उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। काफी समय तक कलावती सुखिया को ढूंढती है और उसके बाद वो घर आकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी, पापा मिले? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है माँ जी? माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? आज तो मैंने पूरे गांव के चक्कर लगा लिए, लेकिन मुझे बूढ़ा कहीं भी नहीं मिला। आज सुबह से ही नहीं दिखा है वो। और तो और मुझे पता चला है कि गांव के 2-3 नहीं बल्कि बहुत लोग गायब हैं और कई दिनों से गायब हैं। आज उसमें मेरा बूढ़ा भी शामिल हो चुका है। माँ जी, यानी कि हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। बहू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गांव के लोग जो भी गायब हुए हैं वो तो अब तक नहीं मिले, और मेरे बूढ़े को भी मैं कहाँ ढूंढूं? धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल जाता है कि गांव का सुखिया भी गायब हो चुका है। हालांकि गांव में अब तक 1 दर्जन लोग गायब हो चुके थे और सभी परेशान थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन सुखिया का भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब देर रात मोहिनी, जो कि अपने ससुर के गायब हो जाने से परेशान थी, वो आधी रात घर से बाहर निकलकर सीधे गांव के तालाब में पहुंचती है और अपने असली रूप में आ जाती है। यानी कि रजनी भाभी और उनके नर के आईने ने ये सब किया है, और रजनी भाभी ये काले जादू से गांव वालों को अपने वश में करना चाहती है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अब मोहिनी अपने इंसानी रूप में आकर रजनी के घर पहुंचती है। काली अंधेरी रात में रजनी अपने घर के आंगन में तंत्र विद्या कर रही थी और मोहिनी का अचानक से रजनी के घर पहुंच जाना होता है। तुम यहाँ? तुम इतनी रात यहाँ कैसे? चलो, अब तुम अंदर आ ही गई हो तो आज नरक का आईना तुम्हें नरक की सैर करवाएगा। नरक में तो जाओगी तुम। तुम एक नागिन? रजनी इतना बोलती है कि मोहिनी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके नरक के आईने की तरफ से आ रही रोशनी को रोकते हुए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस नरक के आईने को चकनाचूर कर देती है। और नरक के आईने के चकनाचूर होते ही गांव के लोग नरक लोक से वापस धरती लोक पहुंच जाते हैं और रजनी उस नरक के आईने के साथ ही भस्म हो जाती है। साथ ही मोहिनी भी इंसानी रूप में आकर अपने घर आती है और जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका ससुर सुखिया लंबे लंबे खर्राटे भर रहा है।